ओके, तो मेरी आवाज सबको आ रही है? ओके, गुड। तो मेरा नाम जॉय बैनर्जी है, ठीक है, और आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं ज्योतिष में लगभग आप कह सकते हैं अभी करते करते 15 साल के आसपास हो गया है। मैं स्टडी को भी काउंट कर रहा हूँ और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एटलीस्ट 6 to 7 years से। ठीक, स्टडी मैंने इतना टाइम किया। ज्योतिष में मैं क्यों आया? सबसे पहले मैं ज्योतिष में इसलिए आया क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान कंसल्ट करता है और कभी ना कभी जिंदगी में एक बार कभी ना कभी जरूरत पड़ती हुई है, तो मैंने भी कंसल्ट किया। बट समहाउ मुझे कई चीजें काफी ट्रेडिशनल लगी जब भी कोई ज्योतिषी बात करता था, और मुझे पूरी तरह से आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। ऐसा नहीं कि आई एम ट्राइंग टू जज एनीवन, because I don't have any knowledge to judge anyone at that point of time. But still, I believe there are certain things which little bit can be logical, और कुछ चीजें मेरी जिज्ञासा थी, है ना। अगर कोई बोलता था जी आप ये चीज कर लें, तो आई हैव अ क्वेश्चन कि भाई ऐसा क्यों। और ज्योतिष इज ऑल अबाउट कर्मा। अगर कोई कहता है कि भाई कर्मा इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड, इट इज completely रॉन्ग। ओके, ज्योतिष इज कनेक्टेड विद कर्मा, नॉट ओनली इस जन्म के, इट इज ऑल्सो गेट कनेक्टेड फ्रॉम योर प्रीवियस लाइफ एज वेल। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, आपके माता पिता के कर्म भी इसमें कनेक्टेड होते हैं। इसलिए तो जब हम लाल किताब सीखेंगे, लाल किताब में पितृ ऋण एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, जिसको समझना, जिसकी रेमेडीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से करते हैं, है ना। इसी बेसिक कोर्स में वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो जब मैं लर्निंग फेज में आया तो मेरे को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्यों? मैं जो बैकग्राउंड फॉलो करता हूँ, आई एम आईटी इंजीनियर। ठीक, बाय हॉबी आई स्टार्टेड दिस, आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एज वेल इन आईटी। तो मैं जब पढ़ाता था तो आई हैव सीन कि वी आर शेयरिंग कंप्लीट नॉलेज, एटलीस्ट जितना मुझे पता है। और कोई अगर क्वेश्चन करता था, व्हाट व्हाट वी डू इज हम उसको रिसर्च करते हैं, देखते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, देन वी विल प्रोवाइड द आंसर टू द पीपल। ठीक है, बट अगर मैं ज्योतिष की बात करूं, इस लाइन में द पीपल आर नॉट विलिंग टू शेयर। ये एक बहुत बड़ा मेरे को गैप लगा इस इस फील्ड में। प्रॉब्ली ये मेरे को और पुश किया टू लर्न द थिंग। और मैं शुरू से ही आई लव टू टीच, तो नेचुरली आई लव टू टीच एवरीवन। तो देन आई हैव स्टार्टेड टीचिंग। पहला जो मैंने क्लास दिया उसमें मेरा एक स्टूडेंट था, एंड ही वाज नॉट अवेयर कि मैं कौन हूँ, but still he started learning and ultimately he learned from me, so that was a good inspiration for me. So slowly gradually now I have a good student base. तो अभी तक मैं लगभग 300 के आसपास स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। it represents about लाल किताब, केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, right? There are different streams which I have already gone through. So now we are here to learn Lal Kitab. This is one of the, I would say, one of the interesting facts on astrology. But इसमें भी कई myths हैं, ठीक है, कई attractions हैं, उससे हमें बचना है इनिशियली। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों और कैसे। तो this is a short about myself. So I'm from Delhi, so I love to teach, love to learn, and each and every day I'm learning. ऐसा नहीं है कि अगर आप मेरे को, आपसे भी मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। इवन फ्रॉम माई स्टूडेंट्स आई लर्न सो मेनी थिंग्स डेली, बिकॉज आई ट्राई टू ऑब्जर्व। क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ बेहतरीन होता है, ठीक है। हर इंसान से आप सीख सकते हो। हर इंसान के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एंड एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे आप बिलीव करें या ना करें। ठीक है, जैसे कोई मशीन्स आती हैं आजकल टू टेस्ट द ओरा, so that is happening, right? That is doing something. So everybody is carrying the energy. जिससे भी आप बात करते हो, if that particular person is carrying the positive energy, definitely it is going to help that anybody. Probably आपकी टीम में, मेरे दूसरे टीम में भी कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत अच्छा, पहले से ही उनको नेचुरली इंस्टिंक्ट्स आते हैं, राइट? दे ट्राई टू गिव सम गुड प्रेडिक्शंस।
इनिशियली हमें प्रिडिक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नहीं सीखेंगे, लेकिन हमें नहीं भागना चाहिए, हमें पहले कंसेप्ट को समझना चाहिए। जब भी हम ज्योतिष सीखते हैं, सबसे पहले हम एबीसीडी को सीखेंगे, राइट? उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। अगर पहले ही मैं एबीसीडी ना सीखकर, ग्रामर को ना सीखकर एक सोचता हूँ मैं ऐसे लिख लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं वहाँ पे आई विल बी फॉलिंग बिहाइंड, राइट? मेरी राइटिंग में वो पावर नहीं रहेगी, स्किल सेट नहीं होगा, और वो क्वालिटी ऑफ राइटिंग विल बी वेरी बैड और वेरी पुअर, है ना? तो सर 6-7 साल हो गए प्रैक्टिस कर रही हूँ और रोज सीखने की कोशिश कर रही हूँ। एज वी नो कि ज्योतिष अथाह समुद्र है, तो उसमें से कुछ बूंदे सिर्फ लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के लिए मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे, जिसके लिए मुझे बहुत कन्विंसिंग लगा था। सो आई फाउंड यू एंड आई थॉट कि मे बी दिस इज द राइट डेस्टिनेशन, कि जहाँ पर मैं ये चीज सीख सकती हूँ। केपी एंड लाल किताब दोनों ही मैं आपसे सीख रही हूँ, एंड केपी मैंने पहले भी सीखा है, बट एज वन टीचर इज नॉट इनफ, एज यू ऑल्सो मेंशन दैट राइट। sometime in astrology one teacher is not enough, because you can learn many techniques from the different peoples. So that's what I'm trying to do, trying to learn from astrology. So that is very good, and you are welcome in this forum to learn लाल किताब। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो ऑलरेडी और भी कोई मीडियम को कर रहे हैं, तो किसी भी मीडियम को हमें मिक्स नहीं करना है। ये चीज़ हमारे दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना है, ठीक है? अगर हम लाल किताब करेंगे तो हम लाल किताब को फॉलो करेंगे, अगर हम केपी करेंगे तो हम केपी को फॉलो करेंगे। किसी भी मीडियम को हम मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है? ये चीज़ एक थंब रूल हमें बना के चलना है। चलिए, जयकरण सिंह रावत। सर जयंकर सिंह रावत। हाँ सॉरी सर मैं भी सर दिल्ली से ही हूँ। जी सर मैं भी सर दिल्ली से ही हूँ। सर मेरे को सर एस्ट्रोलॉजी में सर काफ़ी इंटरेस्ट है शुरू से ही। सर जब छोटा था सर तब से ही था मेरे को। मेरे फादर ने भी सर एस्ट्रोलॉजी कर रखी है, और सर आपका मेरे को सर प्रेजेंटेशन देने का सर तरीका बहुत अच्छा लगा था। सर मैंने आपकी यूट्यूब में वीडियो देखी थी, तो सर मेरे को समझ में आ रहा था सब कुछ। मैंने सोचा सर आपसे ही करना आगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपका स्वागत है। आगे चलते हैं, जिमी सर। Hello everyone, this is Jimmy. I'm from Toronto, Canada. I'm a current student of Sir. I'm studying KP astrology with him, and he told me a few good things about Lal Kitab, so that's why I'm here. I love his way of teaching, the way he teaches, the way he presents things, and even the videos that I saw of him on YouTube is what attracted me to him. And I think whoever hasn't taken his KP course, make sure you take it. It's really good. Short and simple. And the reason I've been coming into astrology is because I've always been fascinated by anything that's occult, anything that's magic, anything's astrology related. So I'm here today. So you are welcome, but the thing is, astrology is not magic. Astrology is having certain powers which can resemble like it is a magic, but nothing is magic in the world of astrology. Everything is practical and everything has a proper logic in behind, right? So slowly and gradually we will able to understand how effective astrology is and how powerful astrology is, right? Thank you very much for joining. Okay, Krishna sir. हेलो सर। हाँ जी। हाँ, सभी को नमस्कार। मुझे इस एस्ट्रोलॉजी फील्ड में बहुत दिनों से एक इंटरेस्ट थी और सीखने के लिए गया बहुत, और आपका वीडियो वगैरह देखा, जिससे मुझे लगा कि आपसे पूरा ज्ञान मिलेगा इस फील्ड का। इसीलिए सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पूरा तो कह नहीं सकता, जितना मुझे आता है मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों तक उसको पहुंचाने की। राइट सर। लेकिन जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा, जिधर मैं गया उधर से तो पूरा तो नहीं मिला है। मीन्स जितना भी उनको भी नॉलेज है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लेकिन जैसे आपका वीडियो देखा, जैसे मैं आपका केपी भी कर रहा हूँ, मोबाइल एस्ट्रोलॉजी भी किया हूँ, उससे अभी मैं देख रहा हूँ उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट है। मैं सेटिस्फाइड है, इसीलिए मैं ये इंटरेस्ट है इसमें लाल किताब। बहुत अच्छी बात है सर, ये सुन के मेरे को अच्छा लगता है कि जैसे जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं
आप उसको यूज कर पा रहे हैं, राइट? तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ भी चीज सीखते हैं उसको तुरंत इम्प्लीमेंट भी करें ताकि आपको याद रहे, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू आर वेलकम सर। और एक ऐड करता हूँ सर, वो मोबाइल एस्ट्रोलॉजी की वजह से मैं 4-5 लोगों को देख के बताया था। अच्छा। सबका ऐसा ही निकला है, मींस इट इज 80 to 80% इट इज ये मैच कर। राइट। थैंक यू सर। राइट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो भी। थैंक यू वेरी मच। चलिए, so we have gone through with the introduction and everybody is welcome to this session. Let me share my screen and let's start the session for today. Okay, चलिए, सबको मेरी स्क्रीन दिख जाए तो एक बार यस नो आप बता सकते हैं। Yes sir. Yes sir. Okay. Yes. तो सबसे पहले हम फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजीज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हमारे पास कई तरह के फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजीज हैं, ठीक है? जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी है क्या? इट इज अ फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच इन बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय ऋषि पराशरा, ठीक है? अभी नाउ इट्स बीन नोन एज वैदिक, क्योंकि हर चीज हम ये मानते हैं भारत में जो भी उत्पत्ति हुई है वो वैदिक शास्त्रों से ही उत्पत्ति हुई है, वेदों से उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए वन फॉर्म ऑफ इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद जैसे हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया जेमिनी भी है, नाड़ी भी है। ऐसे ही 90s में 19th सेंचुरी में सॉरी, पंडित रूपचंद जोशी, इन्होंने लाल किताब को लिखा। थोड़े बहुत किस्से हम इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे और बताते रहेंगे उनके बारे में। ऐसा कहते हैं कि उनको प्रीवियस मतलब किसी भी ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था पहले, तो उनको अंदर से ही एक दैविक पावर आप कह सकते हैं, मैं इसलिए कहता हूं कि दैविक पावर है। लाल किताब को आपको हमेशा ही एक स्पिरिचुअल बुक की तरह ट्रीट करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप इस चीज को समझें, एक इंसान जिन्होंने इस लाल किताब के कुछ श्रृंखलाएं लिखी है ना, 1940, 1941, जो भी सीरीज इन्होंने लिखी, हम रेफर करते हैं 1952 को, जो कि मोस्ट रिफाइन वर्जन माना गया है लाल किताब का। तो उसमें उन्होंने फिजिक्स की बात करी, उसमें उन्होंने केमिस्ट्री की बात करी। हर एक चीज, क्या क्या चीजों का मिश्रण करने से क्या इफेक्ट आएगा, इतनी नॉलेज एक लाइफ टाइम में एक इंसान के पास होना, इट इज रियली अमेजिंग। तो मेरा ये मानना है कि दैविक कोई ना कोई शक्ति उनमें जरूर रही होगी, जिसकी वजह से उनको इतनी चीजें इतनी गहराई में पता चले। अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, उसका यूज करने का सिस्टम टोटली अलग है। अगर आप लोगों के मन में ये बात आती है कि चलिए मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजी आता है और लाल किताब से मैं रेमेडी सीख लेता हूं या सीख लेती हूं, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि लाल किताब का एक सेट ऑफ रूल्स है। उस रूल्स को जब हम फॉलो करेंगे, उसके बेसिस पे हम कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस या रेमेडीज कर सकते हैं, लेकिन वो चीज हम वैदिक के रूल में लगाकर नहीं कर सकते। तो इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी टोटली अलग है, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी टोटली अलग है, उनको हम मिक्स नहीं कर सकते। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मल्टीपल चार्ट्स होते हैं, जैसे कि D1 चार्ट, जिसे आप नेटल चार्ट कहते हैं या राशि चार्ट कहते हैं। उसके बाद अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आगे बढ़ूं, फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मल्टीपल डिविजनल चार्ट्स होते हैं। D9 चार्ट, जिसे नवांशा भी बोला जाता है, D10 चार्ट, जिसे दशांशा बोला जाता है,
ऐसे करते करते D60 तक चार्ट आपको दिख जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या है, देयर आर मल्टीपल डिविजनल चार्ट्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लेकिन लाल किताब में हम एक ही चार्ट को लेके चलते हैं जिसे कहते हैं राशि चार्ट। ठीक है, तो उस चार्ट को देख के ही हमें सारी चीजें बोलनी है या सारे एनालिसिस करने हैं। लाल किताब को मैं सबसे पहले कैसे यूज करना शुरू किया, उसमें मैं सबसे बेहतरीन तरीका क्या यूज करता हूं, ग्रह अच्छा है या बुरा है वो देखने के लिए। इनिशियली जब हम ये चीजें देखते हैं वैदिक में, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आज की डेट में इंसान 100% ये नहीं बोल सकता कि भाई ये ग्रह आपका खराब रिजल्ट दे रहा है, जो कि लाल किताब से विद इन फ्यू मिनट्स आज के सेशन के बाद आप बोल दोगे ये ग्रह खराब है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पावर ऑफ लाल किताब के ग्रह के अंडरस्टैंड, आपको एक ग्रह को समझना है कि क्या वो अच्छा है, अच्छा फल दे भी रहा है या नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर वो यहां बैठ गया या इसके साथ बैठ गया, यहाँ पे दूषित हो गया, यहाँ पे ये खराब हो गया। तो अगर हम बात करेंगे ब्रॉड लेवल पे, अगर कोई ग्रह यहाँ बैठा होगा तो वो अच्छा फल देगा, अगर कोई ग्रह यहाँ बैठा होगा तो वो बुरा फल देगा, राइट। अब हम बात करेंगे लाल किताब का मेन उद्देश्य क्या है। लाल किताब आपके लाइफ को जीने का सही रास्ता बताता है, मतलब जरिया, जीने का क्या तरीका है वो सिखाता है। लाल किताब आपके जीवन को कैसे जीना है। जब ज्योतिष आया ना, सबसे पहले उसका मंतव्य यही था। जो ज्योतिषी के पास पहले जाता था वो हाथ जोड़ के यही पूछता था, गुरुजी आप मुझे ये बताएं मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूं। और आजकल क्या पूछते हैं, सर ये बताइए मेरे को पैसे कहां से मिलेंगे, मैं ये काम कर लूं। तो आप इस चीज को समझें कि लाल किताब ये समझाता है कि आपको जीवन जीना कैसे है, आपका रहन सहन कैसा होना चाहिए, आपको क्या काम किस वक्त नहीं करना चाहिए, आपको क्या काम किस वक्त करना चाहिए। ये सारी चीजें बताई गई हैं। लाल किताब में एक और चीज बहुत बेहतरीन बताई गई है। आप सोचें, लाल किताब हस्त रेखा से उत्पत्ति हुई है ना, मतलब सामुद्रिक शास्त्र बोला गया है इसको, हस्त रेखा को सामुद्रिक शास्त्र बोला गया है। और जो भी रेखाएं हैं उनको नदी नालों का रूप दिया गया है, नदी नाले समुद्र। तो आप इतना समझें कि कोई नहर है, फॉर एग्जाम्पल कोई नहर है, उस नहर में पानी बहते बहते पानी रुक गया है, कोई पत्थर आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पत्थर को हटा देंगे तो पानी का फ्लो धीरे धीरे दोबारा वैसा हो जाएगा। या कोई ऐसा है कि आपको पता है कि हाँ कई सालों से वो पानी रुका हुआ है, वहां पे बहुत बड़ा एक पत्थर गिरा हुआ है, तो उस पत्थर को आप हटा देंगे, वो नदी शुरू हो जाएगी और यहां तक पानी आ जाएगा। लेकिन अगर नदी सूखी हुई है तो आप पानी पैदा नहीं कर सकते। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ लाल किताब रेमेडीज। ठीक है, छोटे फॉर्म में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज पॉसिबल नहीं है। अब जब लाल किताब के रूल्स को पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम कितने लिमिटेड हैं। आपको पता है कि ये ग्रह को मुझे इस यहाँ पे मैं मूव कर सकता हूं तो उसका ये फायदा मिलेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मूव कर दूंगा तो उससे क्या इंपैक्ट होगा वो आपको पता चलने के बाद आप शायद उसको ना मूव करो। आप कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं लाल किताब में जो आपको 51,000 रुपए चार्ज करेंगे, आपको सोल्यूशन दे देंगे तुरंत, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके घर में आपके पिताजी की तबीयत क्यों खराब होगी, आपकी वाइफ की हेल्थ क्यों खराब हो गई उस रेमेडी करने के बाद, लेकिन आपकी जो चीज थी वो सॉल्व हो गई, राइट। तो ये चीजें भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या चीज हमें करना चाहिए, क्या चीज हमें नहीं करना चाहिए। लाल किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसे कहते हैं राशिफल और ग्रहफल। कई ऐसे ग्रह होते हैं जो ग्रह फल के होते हैं जिसको हमें किसी की भी चार्ट में रेमेडीज नहीं करानी होती। अगर उनको हमने रेमेडी करा दी तो आपकी कुंडली में वो ग्रह खराब हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें
हम इस कोर्स के अंदर समझेंगे कि लाल किताब कितना पावरफुल है, क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे एटलीस्ट अगर हम किसी की भला ना कर सके, नुकसान तो ना करें, राइट। चलिए, लाल किताब में सबसे इंपॉर्टेंट 2 ग्रह हैं। देखिए ग्रह कौन कौन से हैं, पहले मैं वो बता देता हूं आपको। जुपिटर, मरकरी, वीनस, सन, मून, मार्स, सैटर्न, राहु एंड केतु। ठीक है, जुपिटर को एंड मरकरी को सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना गया है लाल किताब में। जुपिटर एंड मरकरी, अगर हम कहें तो जुपिटर पिता है और मरकरी लड़का है। जुपिटर नॉलेज है एंड मरकरी इज इंटेलिजेंस है। अगर आप वैदिक जानते हैं तो वैदिक में यह माना गया है जुपिटर जो बुध है वो जुपिटर की स्त्री और चंद्रमा के मिलन से बुध का उत्पत्ति हुई है, ये मानना। तो आप ये समझें कि बुध को जुपिटर पसंद नहीं है, तो बुध कहीं ना कहीं जुपिटर को पसंद नहीं करता है, तो इन दोनों की दोस्ती तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मतलब जुपिटर एंड बुध की मित्रता बिल्कुल नहीं है। तो जुपिटर को हवा माना गया है, एयर, और बुध में शक्ति है जो एयर को रोक सके। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचे कि आप गाड़ी में बैठे हैं, बाहर धूल मिट्टी उड़ रही है, आंधी आ गया, तो आपने शीशा ऊपर कर लिया। तो जैसे ही आपने शीशा ऊपर किया तो क्या हुआ, आपने उस हवा को अंदर आने से रोक दिया। तो बुध जो है वो किसी भी ग्रह को बांधने की शक्ति रखता है। जुपिटर एयर है, तो हवा हर जगह होती है, सिर्फ वैक्यूम को छोड़कर। वैक्यूम जो है वो मरकरी है। मरकरी एक गोलाई है। अगर जैसे मैंने ये भी देखा है कि कई लोगों के घर में जाते हैं जो लाल किताबी होते हैं, और उनको अगर किसी की रेमेडी करानी है ना, वो क्या करते हैं कि भाई गोल बिस्किट खिला देंगे आपको। तो बुध की रेमेडी आपके ऊपर ही होगी और आपको पता नहीं चला, आपके चाय के साथ आपने बिस्किट खा लिया। तो ऐसे भी लोग करते हैं। किसी को शनि का उपाय करना है, काली चाय पिला दी, आपके घर आए, अब आपको काली चाय पिला दी, आज दूध नहीं है जी। तो ऐसी चीजों से भी आपको बचना है। आप बचोगे कैसे, जब आपको पता होगा, राइट। तो हर इंसान तो ये चीज नहीं करता है, लेकिन टारगेटेड वे में जब हम करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको एक छोटी चीज बताऊंगा, आप शायद विश्वास ना करो। अगर मैंने आपको कोई रेमेडी बताई है, आप करोगे तो उसका इफेक्ट तो होगा ही। अगर आप नहीं करोगे और आप मन ही मन सोचोगे कि मैं वो रेमेडी कर रहा हूं या कर रही हूं, तो भी आपको कहीं ना कहीं उसका असर जरूर मिलेगा। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सर कैन आई आस्क वन थिंग? यस यस प्लीज। सर आपने बोला कि अगर किसी को काली चाय पिलाओ तो शनि की रेमेडी होती है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर द रेमेडी, बट देयर आर मेनी पीपल दोस लव टू हैव दैट ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी। सो उनका इसका मतलब कि सैटर्न हमारा स्ट्रांग हो जाएगा? नहीं, स्ट्रांग नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर आपका माइंडसेट है कि आपको पता है कि मेरा सैटर्न कुछ नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, आई नीड टू डोनेट समथिंग, है ना, सैटर्न के हिसाब से, तो उन्होंने क्या करना है, काली मिर्च की चाय बना देनी है जी। तो काली मिर्च की चाय आपको पिला देंगे। तो उनको क्या हुआ, उनकी सैटर्न की रेमेडी होगी ना, एक तरह से सैटर्न का डोनेशन हो गया, राइट। तो वो अपना जो नेगेटिव एनर्जी है उस प्लेनेट की, वो आपको दे रहे हैं वो। राइट सर। राइट। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कोई प्लेनेट की चीजें इनहेल कर रहे हो तो वो आपको पॉजिटिव हो रहा है। बट उसका सर कुछ तो इम्पैक्ट होता होगा ना हमारी बॉडी पे? बिल्कुल होगा। कोई भी ग्रह एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रह को लगन में ले आते हैं।
जी फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस पे बहुत सारे रूल हैं। जी तो अगर कोई ग्रह की चीज अगर आप खा लोगे, वो ग्रह तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। हम्म, ठीक है, जी तो सर। अगर मैं कहता हूँ कि आप हरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाएं, हम्म, तो अल्टीमेटली ग्रीन लीफी वेजिटेबल इज मरकरी। तो आप यस मरकरी को एक्टिवेट कर रहे हो, मरकरी की एनर्जी को बढ़ा रहे हो आपके शरीर में। खाने वाली चीजें सबसे ज्यादा पहले इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, अगर जी जैसे आपके मित्र हैं हम्म, और आपका शुक्र खराब हो रहा है, तो हम्म, मैं आपको क्या बोलूंगा, आप एक काम करो, गोलगप्पे अपने दोस्तों को खिलाओ फ्राइडे को। गोलगप्पे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मरकरी एंड वीनस। जी सर। गोलाई मरकरी हो गई और And- वाटरी फूड इज वीनस, यस सर। राइट। जी सर। तो कहने का मतलब ये है कि हर ग्रह एक वस्तु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बुध जो है गोलाई है, बुध के अंदर ताकत है किस चीज की, झुकने झुकाने की। जी। ठीक है, जी बुध सर। जो है झुकने झुकाने की ताकत रखता है। जिसका बुध खराब होगा वो किसी के सामने झुकेगा नहीं, ये भी नोट करना आप, ये सिम्टम है। जी सर, मेरे घर में 2 लोग हैं। ऐसे नहीं बोल सकते आप उनके प्लेसमेंट भी देखो। ठीक है, तो जो इंसान नहीं झुक सकता तो उसका बुध में कहीं ना कहीं कमी है। और भी सिम्टम बताऊंगा मैं, जैसे सूंघने की शक्ति किसी की कम है तो बुध खराब है। तो सर, और ये कान खराब हो जाए तो भी हम बुध को रिप्रेजेंट कर, ये बोलते हैं ना कि बुध खराब होने की वजह से उसके सुनने की शक्ति में प्रॉब्लम आई है। क्या खराब होता है तो? सर कान जी, वो भी बुध है लेकिन उसके कॉम्बिनेशन में केतु भी आता है। ठीक है, वो भी बात करेंगे धीरे धीरे। अभी आप इतना समझें कि मरकरी इज राउंड एंड इट हैज अ पावर टू कंट्रोल जुपिटर। मरकरी इज अ प्लैनेट जो कि सबसे अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट है लाल किताब में। किसी भी लाल किताबी के पास अगर आप जाओगे, वो बोलेगा भाई शनि को ले आओ, राहु केतु को ले आओ, जुपिटर को ले आओ, इनकी रेमेडी हम संभाल लेंगे, लेकिन बुध को नहीं संभालना मुश्किल है। बुध को पता ही नहीं चलता कि बुध असर कहाँ दे रहा है। इसलिए रूपचंद जोशी जी ने एक सिस्टम बनाया लाल किताब में जिसमें हम निकालते हैं बुध का भेद। तो बुध इज मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट। अगर वो खराब हो रहा है, उसको सही करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। जिसकी बुध खराब होगा उसकी जुबान भी खराब होगी, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो अभी हम उस पर बात करेंगे। तो मोर ओवर आप ये समझें कि जुपिटर इज मोस्ट पावरफुल प्लैनेट इन लाल किताब एंड मरकरी इज ऑल्सो मोस्ट पावरफुल प्लैनेट इन लाल किताब। ये दोनों प्लैनेट जो है पूरी जिंदगी को आपको चला रहे हैं, जुपिटर एंड मरकरी। पृथ्वी का जो गोलाई है, उस गोलाई को भी बुध माना गया है। और उस बुध से जो बाहर है आकाश, आकाश को किसने बांध रखा है? आकाश इज जुपिटर। और आकाश को बांध रखा है जुपिटर ने, बुध ने, मरकरी ने। उससे बाहर जो है वो उसे आकाश गंगा बोला जाता है, वो आकाश नहीं है। राइट, तो आप ये समझें कि बुध के पास शक्ति है बांधने की। अगर किसी का जैसे चार्ट में अगर आप देखोगे मरकरी जुपिटर साथ है, मरकरी जुपिटर सन साथ है, तो उनकी कुंडली में बुध ने जुपिटर और सूर्य को बांध रखा है। उनको जो भी लाइफ में प्रोग्रेस मिलेगा, आप चेक करना 34 साल के बाद ही प्रोग्रेस मिलना शुरू होगा। राइट, तो बुध की उम्र है 34 साल। अभी हम उसको भी पढ़ेंगे, हर ग्रह की एक उम्र है जी, याद जिसे कहते हैं लाल किताब के टर्म में, तो वो भी हम सीखेंगे इस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक ज्योतिष से कुछ भाग हमें लाल किताब में लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ कुंडली लेंगे, है ना, जैसे कि कुंडली का जो कुंडली जैसे बनता है वो हम लेके चलते हैं। फिर कुंडली के साथ साथ क्या होता है, कुंडली के अंदर भाव होते हैं। ठीक है, भाव मतलब क्या है? हाउसेस, जिसे हम हाउसेस कहते हैं। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझें।
भाव का मतलब क्या है? आई बिलीव इट इज अ प्रॉपर ट्रांसलेशन विल बी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन सर। लेकिन हाउस इज नॉट अ करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ भाव, है ना? तो भाव का मतलब है एक्सप्रेशन। तो आप ये समझे कोई भी भाव है वो कुछ ना कुछ बताता है, एक्सप्रेस करता है। और प्लैनेट क्या है? प्लैनेट इज ग्रह। म्यूट कर लीजिए, आवाजें आ रही है। प्लैनेट इज ग्रह। ग्रह मीन्स अब ऑब्जेक्ट इसके पास ग्रास्पिंग पावर हो, कंट्रोलिंग पावर हो, जिसमें ग्रहण करने की शक्ति हो। तो ग्रह इज द करेक्ट वर्ड ऑफ अ प्लैनेट, जिसे ग्रहण करने की शक्ति। तो एक ग्रह के ऊंच और नीच मतलब क्या है? एक अच्छा पोजीशन और एक बुरा पोजीशन। तो उच्च जो है इट इज अ गुड पोजीशन, नीच जो है इट इज अ बैड पोजीशन। हर ग्रह का एक उच्च का पोजीशन होता है और हर ग्रह का एक नीच का पोजीशन होता है, वो भी हम इसमें कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगला क्या होता है? दृष्टि, एस्पेक्ट। लाल किताब में दृष्टियां एकदम अलग हैं जो वैदिक ज्योतिष में है, लेकिन यहाँ पे भी दृष्टियां हैं, वो भी हम सीखेंगे कि भाई दृष्टियां कैसे करनी है। अगली चीज आती है योग। तो योग जो है वो भी लाल किताब का अंग है, लेकिन योग में भी लाल किताब के अलग अलग योग होते हैं, वो भी हम इसमें सीखेंगे कि किस तरह के योग होते हैं। अब आप समझें, ये एक प्लेन कुंडली है, ठीक है? हर कुंडली को हम काउंट कैसे करते हैं? इस तरह से करते हैं। आप ये समझे, ये एक नॉर्थ इंडियन चार्ट है, ठीक है? नॉर्थ इंडियन कुंडली है। इसमें सबसे पहला घर इसे नंबर 1 कहते हैं, और ये कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? ये नंबर 1 है, तो ये नंबर 2 है। ये जो मैं लिख रहा हूं इसको आप ये समझें कि ये भाव है, ठीक है? नंबर 1 फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, इसके बाद हम लगेंगे नंबर 3 थर्ड हाउस, 4th, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हमें इतना समझ आ गया कि 1 से लेके 12 भाव होते हैं और उसको काउंट हमें करना होता है एंटी क्लॉकवाइज, राइट? लाल किताब में हमारे पास यही एक फिक्स लगन भी होता है। कहने का मतलब क्या है कि ये भी एक राशियां भी हैं। मतलब पहला नंबर इज एरीज, दूसरा नंबर इज टॉरस, तीसरा नंबर जेमिनाई, चौथा नंबर कैंसर, पांचवा नंबर लियो, छठा नंबर वर्गो, 7th नंबर इज लिब्रा, 8th नंबर इज स्कॉर्पियो, 9th नंबर इज सेजिटेरियस, 10th नंबर is Capricorn, 11th नंबर is Aquarius, 12th नंबर is Pisces। तो 12 राशियां भी हो गई है। अभी आप लिखना नहीं, अभी आप चीज समझें, ठीक है? जो नए हैं प्रॉब्ली वो सोच रहे हो कि चलो हम लिख लेते हैं। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप आराम से बैठ के उसको नोट्स बनाइए बाद में, लेकिन अभी आप समझिए। कोई सवाल होगा तो पूछिए, ठीक है? अब हमें क्या करना है? हमने हाउसेस समझ लिए, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। हमने राशियां समझ ली, नंबर 1 इज एरीज, नंबर 4 इज कैंसर, नंबर 5 इज लियो, नंबर 10 इज कैप्रिकॉन, नंबर 12 इज स्पाइसेस। अब हर राशि का एक मालिक होता है। अब उसको याद कैसे करें? उसके लिए एक छोटा सा फॉर्म हम करेंगे। सबसे पहले एक परिवार को चलाने के लिए हमें ये पता है कौन होता है, एक माता और एक पिता। तो जहां पे 4 नंबर है वहां पे आप मून लिख लीजिए। मून रिप्रेजेंट्स मदर एंड सन रिप्रेजेंट्स फादर। अब आप सोचें कि इन दोनों के 2 लड़के हैं, तो एक लड़का मदर को प्यारा है, माता को, और एक पिता को प्यारा है। तो इसका मतलब नंबर 3 एंड नंबर 6 ये दोनों साइन इज ओन्ड बाय मरकरी। नंबर 4 इज ओन्ड बाय इज मून। नंबर 5 इज ओन्ड बाय सन। अब ये लड़के जब बड़े हो गए, इनका विवाह भी कर दिया। तो एक बीवी इसकी
वीनस, एक बीवी इसकी शुक्र। तो इसका मतलब टॉरस साइन का मालिक शुक्र, लिब्रा साइन का मालिक शुक्र। अब बीवी जब सुंदर होगी तो तब बुध को क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा सा बॉडीगार्ड लेना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए। तो बॉडीगार्ड हमें चाहिए, तो यहाँ पे एक मार्स लिख दे यहाँ पे, और यहाँ पे एक मार्स लिख दे फॉर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। तो इसका मतलब एरीज साइन जो कि नंबर 1 है उसके मालिक मंगल हो गए, और नंबर 8 जो है जो स्कॉर्पियो है उसके भी मालिक मंगल हो गए। अब शुक्र और मंगल के बीच में कुछ अपने ना हो जाए, है ना, मतलब कोई रिलेशनशिप ना हो जाए, इसलिए हमने एक न्यायकर्ता या आप कहें सलाहकार लगा दिया। तो सलाहकार इज जुपिटर। तो एक जुपिटर यहां लगा दिया हमने, एक जुपिटर यहां लगा दिया, तो जो कि हमेशा ये इससे सलाह लेके काम करेगा। फॉर एग्जांपल अब ये बॉडीगार्ड और सलाहकार आपस में कोई सेटिंग ना कर लें, इसलिए हमने एक न्यायाधीश यहां बिठा दिया इनके साथ और एक न्यायाधीश यहां बिठा दिया। तो इसका मतलब आप ये समझें, नंबर 10 which is Capricorn which is owned by Saturn, number 11 Aquarius that is owned by Saturn, number 12 और number 9 it is owned by Jupiter, number 9 है Sagittarius, number 12 है Pisces। तो इस तरह से आपको ये ग्रह के मालिकों का, मतलब जो भी राशियों का मालिक है वो आपको याद होगा। तो इसका मतलब नंबर 1 जो है उसका मालिक मंगल है, नंबर 2 का मालिक है वीनस, नंबर 3 का है मरकरी, नंबर 4 का है मून, नंबर 5 का है सन, नंबर 6 का है मरकरी, नंबर 7 का है वीनस, नंबर 8 का है मार्स, नंबर 9 का है जुपिटर, नंबर 10 का है सैटर्न, नंबर 11 का है सैटर्न एंड नंबर 12 का है जुपिटर। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? आशा करता हूँ ये सबको पता होगा, जिसको नहीं पता उसको समझ आ गया होगा। किसी को कोई क्वेश्चन है? चलिए, अब बात होती है कि हम लाल किताब क्यों करें। तो उसमें थोड़ा बहुत मैंने लाल किताब के बारे में आपको बता दिया कि लाल किताब में हम क्यों और क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब लाल किताब की कुंडली बनती कैसे है उस पर बात करते हैं। तो आप में से कोई भी एक जना, ठीक है, अपना कुंडली बताइए। सबसे पहले नाम बताएंगे और कुंडली बताएंगे। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए, नाम बताइए। सर जयंकर सिंह रावत। हाँ बताइए। सर 7 अगस्त 1998। नहीं, सिर्फ आप लगन बताइए, राशि। अच्छा सर, धनु राशि सर 9। हाँ जी, एक बैक करता हूँ मैं। हाँ जी, तो इन्होंने धनु राशि लिखी है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे 11 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 12 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, अब ग्रह बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर 1 मिनट। हाँ सर। हेलो। हाँ जी बताइए। सर मेरा मून 2nd हाउस में है। मून 2nd हाउस में है। केतु 3rd में है। केतु 3rd में है। जुपिटर 4th में है। जुपिटर 4th में है। 5th में सैटर्न है। वीनस एंड मार्स जो है सर 7th में। सन सर 8th में। राहु और मरकरी सर 9th में। ठीक है, अब ये कुंडली बन गई। ये कौन सी कुंडली बनी? वैदिक की। अब इससे हमें लाल किताब की कुंडली बनानी है। बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो अभी हमने सीखा वो लिख लेंगे। 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर 1 से लेके हमने 12 तक ऐसे लिख लिया सबसे पहले। नेक्स्ट क्या करना है, जैसे जैसे ग्रह बैठे हैं वैसे वैसे हमें लिख लेना है। मतलब मून यहाँ पे सेकेंड हाउस में लिखा है, तो हम यहाँ पे मून को लिख लेंगे सेकेंड में। थर्ड में यहाँ पे केतु लिखा है तो केतु को लिख लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे जुपिटर लिखा है तो जुपिटर लिख लेंगे। फिर यहाँ पे सैटर्न लिखा है तो सैटर्न लिख लेंगे। यहाँ पे वीनस लिखा है तो यहाँ पे वीनस लिख लेंगे। यहाँ पे मार्स लिखा है तो यहाँ पे मार्स लिख लेंगे। यहाँ पे सन लिखा है तो यहाँ पे सन लिख लेंगे। यहाँ पे राहु लिखा है तो यहाँ पे राहु लिख लेंगे। यहाँ पे मरकरी लिख लेंगे, ठीक है। बाकी ये खाली है। तो ये हमारी लाल किताब कुंडली बन गई। ये हमारी वैदिक की कुंडली हो गई, ये हमारी लाल किताब की कुंडली बन गई। तो सिंपल हमें क्या करना है, जैसे वो कुंडली बनी है वैसे ही हमें ये चीजें करनी है। अब एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं, ठीक है। और एक जना अपना चार्ट बताइए। सर मैं बता दूं, एक मिनट। हाँ जी बताइए, नाम बताइए पहले। सर रितेश। हाँ जी बताइए। सर 7th लग्न में 7th वो है तुला। ओके ठीक है। सर इसमें फिर बताइए। फिर 5th पे मून है। 5th पे मून है, मतलब मून कहाँ है, मतलब यहाँ पे या यहाँ पे? 5th हाउस में सर। 5th हाउस ये है 1 2 3 4 5। सर ये 11th वाले में। यहाँ पे या 11th में? 11th में सर। अच्छा, जहाँ नंबर 5 लिखा है वहाँ मून है आपका? हाँ जी ठीक है। उसके बाद सर 6 पे केतु है। यहाँ पे केतु है। हाँ जी ठीक है, तो फिर यहाँ पे राहु होगा। राहु सर इसमें मेरा 12वें हाउस में राहु। 12वें हाउस में नहीं है, 12वीं राशि में है। बताइए आगे बताइए। 12वीं राशि में। हाँ जी बताइए। और उसके बाद सर उसके बाद मेरा मंगल और बृहस्पति इसमें है 9th हाउस में। 9th हाउस मतलब यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा ठीक है जी। 10th में सर शुक्र और शनि है। शुक्र और शनि, हाँ जी। ठीक है जी। 11th में सर सूर्य और बुध। अच्छा, 11th में मून भी है और सूर्य बुध भी है। मून सर इसमें नहीं है। मून में यहाँ इसमें पे बोल सर। रहे हो, यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा अच्छा, आप ना थोड़ा गलत बता रहे हो, मैं भी दोबारा बताता हूँ। देखो, सूर्य बुध यहाँ है आपका, राइट? हाँ जी। नहीं सर, यहाँ पे जहाँ अभी आप लिख रहे हैं यहाँ पे चंद्र है। 5th है ना सर, ये चंद्र है यहाँ पे। अच्छा, वही तो मैं आपसे पहले पूछ रहा था। चलो कोई बात नहीं। तो जहां मैं लिख रहा हूं वहां पे आपका मून है, राइट? मून है सर। और यहाँ पे सन एंड मरकरी है, करेक्ट? यस यस। ठीक है, तो अब इनका ये चार्ट बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी लाल किताब की चार्ट बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या करना है, जैसे जैसे ये कुंडली है वैसे वैसे हम लिख देंगे। पहला घर खाली, दूसरा घर खाली, तीसरा घर खाली, चौथा घर खाली। उसके बाद 5वें घर में मून है,
तो यहाँ पे मून लिख दीजिए। छठे घर में राहु है, राहु लिख दीजिए। सातवां घर खाली, दूसरा घर खाली, आठवां घर खाली। नौवें घर में मंगल और गुरु है, तो यहाँ पे मार्स लिख दीजिए। फिर जुपिटर लिख दीजिए, यहाँ पे वीनस लिख दीजिए, और यहाँ पे सैटर्न लिख दीजिए। यहाँ पे सन लिख दीजिए, और यहाँ पे मरकरी लिख दीजिए, और यहाँ पे केतु लिख दीजिए। ठीक है, तो ये इनका चार्ट बन गया। ये लाल किताब वाला चार्ट बन गया, ये वैदिक वाला चार्ट बन गया। सर, हाँ जी, अभी आपने बताया कि बुध में किसी भी ग्रह को घेरने की शक्ति होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी कि सन एंड मर्करी आर टुगेदर। हाँ जी। तो क्या सन जो है हमेशा घिरा रहेगा बुध की शक्तियों से या पावर से? एक्चुअली क्या है कि बुध क्या करता है ना, डेलीगेट कर देता है अपनी शक्तियां सूर्य को। ओके। वो काम तो फिर सूर्य से कराता है, अपने काम सूर्य से करवाता है। ओके। और तो सर सबसे क्लोज भी तो वही है सर सोलर हाँ, सिस्टम में। बिल्कुल बिल्कुल सन के। ठीक है, तो इतना आप समझे कि इस तरह से कुंडली बन रही है। ये क्लियर हुआ सबको? पहला घर जो होता है ना, पहला घर मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस होता है। लाल किताब में यह माना गया है जिसका पहला घर खाली, वो इंसान अपनी किस्मत नहीं लेके आया है, अपनी किस्मत साथ नहीं लाया है। उसको हर चीज मेहनत के साथ ही मिलनी है, आसानी से कुछ नहीं मिलना उसको, जिसका पहला घर खाली है। ठीक है, जैसे पिछले चार्ट में भी हमने देखा जिसमें पहला घर खाली था, फर्स्ट हाउस। इस चार्ट में भी पहला घर खाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं, लेकिन कई बार ऐसे ग्रह मिल जाते हैं हमें जो हमारे सबसे अच्छे पोजीशन में बैठे हैं, जिसको हम कहते हैं उच्च का ग्रह। और ऐसा भी कोई होता है जो ग्रह बहुत ही बेकार पोजीशन में बैठा है, जिसे हम कहते हैं नीच का ग्रह। तो अब समझते हैं कि उच्च का ग्रह कौन सा है, नीच का ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नंबर लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब पहले घर में, ये पहले उच्च का टेबल बन रहा है हमारा। ठीक है, पहले घर में सूर्य उच्च का होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बंद मुट्ठी की। बंद मुट्ठी मतलब क्या है? केंद्र। केंद्र मतलब क्या है? 1 4 7 10। इसको बंद मुट्ठी बोला गया है, और उससे बाहर जो है उसे खुली मुट्ठी बोला गया है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बंद मुट्ठी को माना गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बंद मुट्ठी के उच्च ग्रह को लिखते हैं। पहले घर में सूर्य, चौथे घर में जुपिटर, सातवें घर में शनि, 10वें घर में मंगल। ठीक है, पहले घर में सूर्य, सातवें घर में शनि, चौथे घर में जुपिटर, 10वें घर में मंगल। अब मैं एक्चुअली कुंडली बनवा रहा हूं, आप बोल रहे हो अरे यार कुंडली क्यों बनवा रहे हैं, है ना? पिछले मैंने 2 लोगों की कुंडली बनाई।
तो आप लोगों को भी पता चलेगा क्यों बना रहा हूं मैं थोड़ी देर में। अब दूसरे घर में चंद्रमा, ये अब बंद मुट्ठी के बाहर बात कर रहे हैं हम, ठीक है। दूसरे घर में चंद्रमा, तीसरे घर में राहु, छठे घर में बुध, और आते हैं 9वें घर में केतु और 12वें घर में शुक्र। ये आपके हो गए उच्च के ग्रह। अब जिसकी कुंडली में उच्च के ग्रह ज्यादा होंगे उसकी कुंडली उतनी ही स्ट्रांग होगी। जैसे कि पहले चार्ट में हमने देखा दूसरे घर में चंद्रमा था और चौथे घर में जुपिटर था, तो ये उच्च के ग्रह हो गए, तो ये अच्छा पोजीशन बन गया। अब हम बात करेंगे कि नीच के ग्रहों की। ठीक इनका उल्टा पोजीशन जो होगा वो नीच का हो जाएगा। मतलब सूर्य अगर यहां उच्च का है तो नीच में कहां होगा, यहां पे। शनि अगर यहां उच्च का है तो यहां पे क्या होगा, नीच का। मंगल अगर यहां उच्च का है तो यहां पे क्या होगा, नीच का। और जुपिटर अगर यहां उच्च का है तो यहां पे क्या होगा, नीच का। वैसे ही 8वें घर में चंद्रमा नीच का हो जाता है, छठे घर में शुक्र नीच का हो जाता है, 12वें घर में बुध नीच का हो जाता है, तीसरे घर में केतु नीच का हो जाता है, राहु 9वें घर में नीच का हो जाता है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको याद रखना जरूरी है कि पहले घर में कौन उच्च का है, दूसरे घर में कौन उच्च का है, तीसरे घर में कौन उच्च का है, चौथे घर में कौन उच्च का है। बंद मुट्ठी में कौन कौन उच्च के हैं, खुली मिट्टी में कौन कौन उच्च के हैं। एक चीज याद कर लोगे तो उसका ऑपोजिट नीच के हो जाते हैं वो। अब उच्च होता क्या है, ऑब्वियसली जब भी ग्रह उच्च का होगा तो वो अच्छे फल देगा, और जैसे ही वो नीच का होगा तो वहां पे अपने फलों में कमी करेगा या नेगेटिव असर देने लगेगा। ठीक है, जैसे कि पहले चार्ट में हमने देखा मून एंड जुपिटर उच्च का है लेकिन केतु नीच का हो गया। अब एक टिप दे रहा हूं, नोट करें, कभी भी उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह को डायरेक्ट ना छेड़ें। ठीक है, कभी भी उच्च के ग्रह को या नीच के ग्रह को डायरेक्ट नहीं छेड़ना है हमें। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? Sorry, I got a quick question here. बताइए। So sun is good in Aries and bad. You can say the same thing about signs too. Sun is exalted in Aries and bad Yes. in. If we are representing the signs, generally Lal Kitab is not having the signs. They have signs, but we don't have that much importance of signs. Okay. But yes, we fix the signs in Lal Kitab. So that means number 1 is always be in the number 1 house. Okay. Okay. So in Vedic, if you say, okay, if sun is in Aries and it is in 5th house, then also sun is treated as exalted. Uch means exaltation, Nich means debilitation, right? Yeah. So in Lal Kitab आप ये समझें कि जो सूर्य है या कोई भी राशि है वो फिक्स है, वो मूव नहीं होगी।
राशि का भी महत्व लाल किताब में है, लेकिन उसका कम है, उसको हम दूसरी तरह से यूज करेंगे, सीखेंगे उसको कैसे करना है। अभी आप इतना समझें कि राशि फिक्स है, हाउस फिक्स है लाल किताब में, और जहां सूर्य लिखा है वहां पे हमेशा सूर्य उच्च का होगा। अब इसमें एक हिडन सीक्रेट बताता हूं। पहला घर खाली, पहला घर किसका है? कौन मालिक है पहले घर का? मार्स है सर मालिक। मार्स मालिक है। तो आप ये समझें कि पहला घर जो मालिक है, जमीन मंगल की है और घर बना रखा है सूर्य ने। ठीक है, जमीन मंगल की है और घर बना रखा है सूर्य ने। तो जिसका पहला घर खाली होगा तो उसके कुंडली में हमें मंगल और सूर्य की पोजीशन देख के पहले घर की ताकत समझ आएगी। पहला घर अगर खाली होगा तब भी वहां पे सूर्य अपने फल दे रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ पे याद करनी है। क्या याद करना है? पहले घर में सूर्य उच्च का, सातवें घर में शनि उच्च का, चौथे घर में गुरु उच्च का, 10वें घर में मंगल उच्च का, दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का, तीसरे घर में राहु उच्च का, छठे घर में बुध उच्च का, 9वें घर में केतु उच्च का, और 12वें घर में शुक्र उच्च का। और इनका वाइस वर्सा एकदम उल्टा, ये नीच के ग्रह बन जाते हैं। और एक चीज हमने और क्या सीखी? हमने ये सीखा कोई भी उच्च ग्रह को और कोई भी नीच के ग्रह को सीधा उपाय नहीं करना है, क्योंकि लाल किताब के जो उपाय हैं इट इज मोर ओवर शिफ्टिंग ऑफ द प्लैनेट्स। ठीक है, तो सीधा इनका उपाय सबसे पहले आपको नहीं करने हैं। इसका तरीका होता है करने का, वो भी मैं आगे बताऊंगा। धीरे धीरे करके चीजें हम स्टेजेस में सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। सर इसमें जस्ट इतना पूछना था, अगर राशि जैसे सूर्य की आ जाती है 5 नंबर आ जाता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है इसमें? है ना इफेक्ट। 5 नंबर तो 5वें में ही रहेगा, यहाँ पे वो चेंज नहीं होगा। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो राशि चार्ट है हमारा उसमें मतलब वैदिक के अकॉर्डिंगली जो है उसमें 5 नंबर है, लेकिन उसमें कोई बैठा नहीं है ग्रह। नहीं, लाल किताब में ऐसे नहीं लेंगे। ठीक है सर, मतलब उसका कोई लाल फायदा नहीं किताब में उसको 5 नहीं लेंगे, हमने 5 को हटा दिया ना, हमने यहाँ पे नंबर 1 लिख दिया। मतलब उस राशि का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें? कोई फर्क नहीं करेंगे हम। हमारे लिए लाल किताब की कुंडली मेन है, हमें वैदिक नहीं करना है, हमें लाल किताब करना है। राइट, तो पहला घर सिर्फ और सिर्फ एरीज है। तो पहला घर सिर्फ एरीज है। तो हमें अब अपनी कुंडली देख के इतना पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है। हाँ बताइए। हाँ सर, तो लाल किताब के कुंडली के हिसाब से हमेशा लग्न जो है वो आपका मेष ही हो गया। मेष होगा, करेक्ट। लाल किताब के हिसाब से हमारा लगन हमेशा हम मेष लेके ही चलेंगे।